हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अंदर रिलायबल का फंक्शन चल रहा है। रिलायबल को 2 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं, 3rd ईयर में अपने प्रवेश कर चुका है रिलायबल। और अभी मेरे साथ हैं जो है मैथमेटिक्स के जो कि आयुष गोयल सर, और ये बात करते हैं। हेलो सर, कैसे हैं? बहुत बढ़िया। कैसे हैं सर, आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा 2 साल कंप्लीट होने से और तीसरे वर्ष में प्रवेश करने का सर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, जैसा कि तीसरे वर्ष में प्रवेश कर रहा है रिलायबल, और बीच में हमने 2 साल देखे, पेंडेमिक भी था। जैसे कि रिलायबल स्टार्ट हुआ उसके कुछ समय बाद हमने पेंडेमिक भी देखा। तो अब जैसे नया एकेडमिक सेशन आ रहा है, तो उसके लिए सर मैं जानना चाहूँगा कि रिलायबल किस तरह से तैयार है ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में। देखिए, रिलायबल के साथ एक अच्छी बात ये हुई कि जब रिलायबल 8 फरवरी 2020 उसके 1 महीने के बाद लॉकडाउन स्टार्ट हो गया। नए ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्टअप करने में काफ़ी नॉन अकेडमिक प्रोसेसेस सेट करने होते हैं, स्टडी मटेरियल बनाना होता है, बच्चों तक मुहैया कराना होता है। तो हमने वो बहुत चैलेंजिंग कंडीशंस में किया। तो जो हमारी टीम है उसने राइट फ्रॉम डे 1 चैलेंज के अंदर ग्रूम हुई, और अब वो कोविड का चैलेंज डिमिनिश हो रहा है। लेकिन इसमें हमने क्या तैयारी करी है आने वाले टाइम में, वो 2 एंड पर है, एक अकेडमिक एक नॉन अकेडमिक। जो नॉन अकेडमिक चीज़ है वो लाइक सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन ऑफ द प्रॉपर क्लासरूम्स। तो एवरीडे 8 बजे के बाद रूम्स सैनिटाइज होते हैं। क्लासरूम्स के अंदर हम खुद बच्चों को भी टोकते रहते हैं, आपका मास्क ऊपर होना चाहिए। यहाँ तक कि हम अपने फेलो टीचर्स को भी टोकते रहते हैं कि आपका मास्क होना चाहिए, स्पेशली इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट्स टू सेट एन एग्जाम्पल, इवन दो इफ यू आर फीलिंग अनकंफर्टेबल। तो नॉन अकेडमिक, अच्छा, इसी के साथ साथ नॉन अकेडमिक में हम लोग अगर किसी स्टूडेंट को कोई सिम्टम आता है तो उसके हॉस्टल तक जा पहुंचते हैं, उसको अगर डॉक्टर या कोई मेडिकल फैसिलिटी की आवश्यकता होती है वो तक मुहैया उसे करवाते हैं। तो इन दैट वे वी आर टेकिंग केयर ऑफ द स्टूडेंट्स। सेकेंड, आए दिन कभी ऐसा होता है कि गवर्नमेंट ने 2 दिन के नोटिस पे बोला कि कल से क्लासेस आपको ऑफ करनी है फॉर 15 डेज एंड सो। तो क्लासेस चल रही होती हैं तो उनको तुरंत ऑनलाइन मोड में, लाइव ऑनलाइन मोड में स्विच करना, स्टूडेंट्स को सीमलेस एक्सपीरियंस देना। तो हम इस चीज़ के लिए इक्विप्ड हैं। हमने हर कोर्स के लिए, जो भी हम कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सक्लूसिव ऑनलाइन एंड एक्सक्लूसिव ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो कभी कभार ऐसा होता है कि कोई स्टूडेंट ऑफलाइन क्लास अटेंड कर रहा है लेकिन किसी कारणवश, या कोई एसिम्प्टोमेटिक है या सिम्प्टोमेटिक है, 5 दिन नहीं आना चाहता है, तो वो ऑनलाइन बैच में अपना ट्रांसफर ले सकता है। तो अकेडमिकली हमने ऐसे काफ़ी प्रोसेसेस डेवलप करे हैं जिसके थ्रू स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं है। मतलब रिलायबल जो है ऑनलाइन भी पूरी तरह से तैयार है नए सेशन के लिए। और सर, जैसे आने वाले सेशन के लिए जो भी बच्चे आना चाह रहे हैं, कोटा या स्पेशली रिलायबल आना चाह रहे हैं, उनके लिए सर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं इस अनिश्चितता की सिचुएशन में एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि जैसे कि 10th मूविंग टू 11th स्टूडेंट की अगर बात करें तो बोर्ड एग्जाम्स का भी हमें पता नहीं है ना। हम उसके भरोसे बैठकर कि जिस दिन ट्रेडिशनली मार्च में बोर्ड एग्जाम्स होते थे, लेकिन मान लीजिए इस बार मार्च में नहीं हो रहे हैं, ये कॉल बाद में आता है कि अप्रैल में होंगे, या ये कॉल मई में आता है कि भाई होंगे ही नहीं, आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। तो अनिश्चितता की सिचुएशन में हमें स्टार्ट अर्ली करना चाहिए, चाहे आप कोई भी क्लास में। अगर आप 7th क्लास में हैं तो आप ये ना सोचें कि हम 8th क्लास को तभी प्रिपेयर चाइल्ड को स्टार्ट करेंगे जब 7th क्लास का एग्जाम फिनिश हो जाए। तो आपको अर्ली स्टार्ट उसमें करना चाहिए, क्योंकि कोई भी एक्टिविटी आती है, नेशनल लॉकडाउन लगता है मान लीजिए, या लेट कोई एग्जाम्स डिक्लेयर होते हैं, तो जिंदगी भर सारे करिकुलम्स लेट नहीं चलते। आज कोई एग्जाम लेट स्टार्ट हुआ है लेकिन नेक्स्ट ईयर उस एकेडमिक क्लास का एग्जाम ऑन टाइम होगा, तो बच्चों को प्रिपरेशन के लिए कम समय मिलेगा अगर हम वेट करते हैं। तो इस अनिश्चितता की सिचुएशन में सबसे पहला मैसेज देना चाहूँगा कि यू स्टार्ट अर्ली एंड डोंट वेट फॉर द एग्जाम्स कि मैं उसके बाद ही नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन करूँगा। इसके तहत हमने काफ़ी सारे कोर्सेज लॉन्च करे हैं, चाहे वो जूनियर डिवीजन के हों, 6 से लेकर 10 तक के, या 11th 12th के। प्लस हमने ये भी महसूस किया इस पैंडेमिक में कुछ बच्चों ने ऑनलाइन एजुकेशन जो ली, उनकी वो ऑनलाइन एजुकेशन उतनी इफेक्टिव नहीं थी। तो कई बच्चों का ये रिक्वायरमेंट रहा कि इवन तो जैसे वो 11th से 12th में आ गए हैं लेकिन वो 11th का भी पढ़ना चाहते हैं। तो इस टाइप के क्रिएटिव कोर्सेज भी हमने लॉन्च किए हैं। आप वेबसाइट पर ये सारी डिटेल्स देख सकते हैं। तो देयर आर मेनी थिंग्स दैट आर देयर। सर, नॉर्मली जैसे मेरे पास क्वेरी भी आती है कि मेरे को इंस्टीट्यूट के टॉप बैच में लेना है एडमिशन, चाहे वो कोटा के किसी भी इंस्टीट्यूट में हो। तो सर, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि अगर किसी को रिलायबल के टॉप बैच में एडमिशन लेना तो उसके लिए क्या क्या डिफरेंट क्राइटेरिया सर, वो मैं जानना चाहूँगा। देखिए, हर बच्चा खास है, चाहे वो टॉप बैच का स्टूडेंट हो चाहे वो टॉप बैच का नहीं हो। और मैं ये एक बात बता देना चाहता हूँ कि टॉप बैच भी एक कॉन्स्टेंट रीशेपिंग का प्रोसेस होता है।
और मेरे वर्षों का अनुभव ये कहता है कि कई बच्चों ने जिन्होंने, मैं स्पेशली क्योंकि 11th-12th में ज़्यादा डील करता हूँ, तो कई बच्चे जो 10th तक स्कूल का पढ़ते हैं और कोटा आते हैं तो उनको एक इनिशियल शॉक लगता है कि काफ़ी सारे बच्चे काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, हम इस रेस में कहीं पीछे तो नहीं है। तो सबसे पहले मैं ये एश्योर करना चाहता हूँ, जो बच्चा 11th क्लास में एडमिशन लेता है उसको हम डे 1 से, चाहे वो टॉप बच्चा हो, टॉप बैच का बच्चा हो, चाहे वो नॉर्मल बैच का बच्चा हो, चाहे वो वीक बच्चा हो, उसको हम डे 1 से सारे सब टॉपिक्स पढ़ाते हैं, कुछ अज्यूम नहीं करते हैं और कुछ स्किप नहीं करते हैं। टॉप बैच का चांस जरूर रहता है हेड से पढ़ने का या अच्छे बच्चों का जो माहौल मिलता है, तो उसका प्रोसेस रिलायबल नहीं है कि हमारे पास एंट्रेंस एग्जाम्स हमारे होते हैं, आप अगर उनमें अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं तो आपको टॉप बैच अलॉट होता है। सेकेंड, हम कांस्टेंट रीशफलिंग करते हैं, तो मान लीजिए कोई बैच अप्रैल में स्टार्ट हुआ, उसका 2 महीने के बाद जो बच्चों के इंटरनल परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पर रीशफलिंग करते हैं, तो बच्चा जो पीछे का बैच का बच्चा है उसको आगे आने का मौका मिलता है। लेकिन मैं ये आगे पीछे टॉप बैच के सिलसिले में बस एक बात कहना चाहूँगा कि बच्चे की इच्छा शक्ति और उसका मेहनत और उसका जज्बा सबसे इम्पोर्टेंट होता है रादर देन टॉप बैच की लाइन से। जी बिल्कुल सही कहा सर ने। और नॉर्मली क्या सभी बैच अच्छे होते हैं बच्चों की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, बट नॉर्मली बच्चों की क्वेरी रहती है कि टॉप बैच में एडमिशन लेना है, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन पूछा सर आपसे। और लास्ट में सर एक क्वेश्चन और मैं मतलब कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो इस बार देना चाह रहे हैं जेई और जेई एडवांस, जेई मेन और जेई एडवांस, उनके लिए सर कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स कुछ देना चाहें बच्चों को, तो सर थोड़ा सा। बच्चों देखो, प्रीवियस ईयर के अनुभव के आधार पर मैं बताता हूँ कि प्रीवियस ईयर ऑल्सो ये जेई मेंस का एग्जाम पहली बार 4 बार हुआ था और फिर जेई एडवांस बहुत पोस्टपोन हो गया था, तो बच्चे खुद उकता गए थे 4 बार जेई मेंस देते थे। और हमारे काफ़ी सारे बच्चों ने 4 बार जेई मेंस दिया ही नहीं, पहले 2 में अंतु था, तीसरे चौथा एग्जाम दिया ही नहीं, किसी ने चौथा नहीं दिया, तीसरा दिया किसी ने, और बहुत सारे लोगों ने तो तीसरा स्किप किया था, चौथा दिया। तो जो फिनोमिना चलता है स्टूडेंट्स के साथ वो ये है कि वो बोर्डम उनको हो जाता है पढ़ते हुए, क्योंकि अमूमन वो मार्च में जेई मेंस से फ्री हो जाते थे, मई में जेई एडवांस से फ्री हो जाते थे। अब अपन जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ऑलरेडी फेब चल रहा है और अभी तक जेई मेंस की कोई डिक्लेरेशन नहीं है। तो इस साल ये मान के रखें कि जेई मेंस और जेई एडवांस भी डिले होंगे, जितना डिले पिछले साल हुए थे। तो इसमें सबसे पहले आपको अपना टेम्परामेंट बना के रखना है, आपको बर्नआउट नहीं कि आप दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं और फिर थोड़े टाइम के बाद 1 महीने के बाद आप बर्नआउट होगा। तो आपको एकदम स्टडी रहकर पढ़ाई करनी है, एकाग्रता अपनी बनाए रखनी है, रिवीजन प्रॉपर करना है और ग्रांटेड नहीं लेकर चलना है। ग्रांटेड का मतलब क्या कि मैंने एक बार रिवाइज कर लिया, अब मैं कितनी बार करूँ, मम्मी बोल रही है बेटा पढ़ ले, मम्मी मैंने तो 2 बार रिवाइज कर लिया। आपको हमेशा अपने जहन में एक चीज रखनी है, 12 लाख छात्र जेई मेंस और जेई एडवांस के लिए फाइट कर रहे हैं। अगर आपने 2 बार रिवाइज किया है तो 12 लाख में से कम 7-8 लाख तो ऐसे होंगे जिन्होंने 2 बार रिवाइज करने के बाद भी वो तीसरी बार रिवाइज करने का जज्बा रखना है। तो आपको अपने लिए मोटिवेटेड रहना है पढ़ते हुए। नंबर 2, आपको खूब टेस्ट पेपर्स देने चाहिए इस ड्यूरेशन में, जेई मेंस के और जेई एडवांस के, जैसे कि आप अपने टाइम कंडीशन कर सकते हैं कि पेपर में एक टाइम कंस्ट्रेंट बहुत होता है। इस साल हमने देखा जब रिजल्ट आया तो जो चाहे AIR 1 देखें चाहे आप AIR 100 देखें, सबके कट ऑफ ऊपर चले गए। वो क्यों हुआ? क्योंकि बच्चों को इतना पिछले साल समय मिला पढ़ने का, रिवाइज करने का, कि सबने अपनी नॉलेज बढ़ा ली, तो सबकी परफॉर्मेंस बढ़ गई। जब सबकी परफॉर्मेंस बढ़ गई तो ऑब्वियस है कि कट ऑफ सारे ऊपर चले गए। तो इस साल भी ऐसा ही होगा, केवल आप ही की नॉलेज नहीं बढ़ रही है, बाकी सब बच्चों की नॉलेज बढ़ रही है। तो अगर आपने हथियार डाल दिए तो आप पीछे रह जाएंगे। तो कंपटीशन में बने रहें, प्रॉपर नींद लें, थोड़ा सा इंटरनेट से मैं बोलूँगा कि परहेज करें, क्योंकि अभी सबको गैजेट्स मिल रहे हैं, सबके पेरेंट्स ने स्मार्टफोन, आईपैड, लैपटॉप दे दिए हैं, तो काफ़ी बच्चे काफ़ी टाइम किल कर रहे हैं। तो थोड़ा सा वो चीज़ को अवॉइड करें, क्लास नोट्स पढ़ें, टेस्ट देते रहें और अपने टीचर्स से संपर्क में बने रहें। और हाँ, लास्ट में एक और चीज़, डेली रूटीन बहुत स्ट्रिक्ट रखें। कई बार क्लासेस कम होती हैं या नहीं होती हैं तो बच्चे अपनी मनमर्जी से 9 बजे उठ रहे हैं, रात में लेट नाइट स्टडीज कर रहे हैं, तो थोड़ा सा वो अवॉइड करें। अगर आपने ठान लिया है कि रोज मुझे 7 बजे उठना है तो आपको उठना है, और 11 बजे बेड पे जाना है तो आपको जाना है। 8 घंटे की एक मुश्त एक बार में नींद लेनी, तो आपको शेड्यूल अपना बहुत स्ट्रिक्ट रखना है, टीवी, इंटरनेट, गेमिंग से दूर रहना। चलिए सर, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार और शुभकामनाएं देना चाहूँगा सर आपको। थैंक यू सो मच। थैंक यू।